नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसको हम एमबी स्टडी 2.0 भी कहते हैं। अब साथियों, हमने नगर पालिकाओं के शासन और गठन से संबंधित जो टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें धारा 12 तक का जो डाटा था हमने उसको देख लिया था और अच्छी तरीके से उसको समझ भी लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं धारा 13 से। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको याद रखने हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और कैसे नगर पालिका अधिनियम से संबंधित जो डाटा होता है या फिर जो नगर पालिका अधिनियम की अगर आप बुक देखोगे तो उसमें कितनी भाषा क्लिष्ट होती है, उस भाषा को कैसे हम सही तरीके से समझे और क्या पॉइंट होने चाहिए जिनको हमको याद रखना चाहिए, वो सारी की सारी हम आपको इन क्लासों में बताएंगे। सबसे पहले देखिए साथियों, धारा नंबर 13 से आज शुरुआत करते हैं। और धारा नंबर 13 से अगर हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि धारा नंबर 13 किससे संबंधित है। तो आप याद रखिएगा, जो निर्वाचक नामावली है, निर्वाचक नामावली से संबंधित है धारा 13। यानी अगर आपको प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि निर्वाचक नामावली कौन सी धारा में निर्वाचक नामावली के बारे में बताया गया है, तो निर्वाचक नामावली जो होती है उससे संबंधित धारा है 13। और प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचक नामावली होनी चाहिए, ये किसमें कहा जा रहा है, जो धारा 13 है उसी में आपको बताया गया है। तो याद रखिएगा इसमें कि जो प्रत्येक वार्ड है उस प्रत्येक वार्ड में क्या होगी, एक निर्वाचक नामावली प्रकाशित होगी, या फिर प्रत्येक वार्ड जो होगा तो प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली प्रकाशित करने के लिए ये कौन सी धारा है, आपको 13 नंबर धारा बता रही है। अब देखिए, इसको प्रकाशित करने के लिए कौन होगा, एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा। कौन होगा, एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी है उसका संबंध किससे है या इसका मुख्य काम क्या है। तो जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी होता है उसका मुख्य काम क्या होता है, निर्वाचक नामावली को तैयार करवाना। अब यहाँ पर साथियों देखना, जो ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी होगा वो नियुक्त तो किया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। लेकिन इस राज्य निर्वाचन आयोग जो इसको नियुक्त करेगा ये भी किसी से परामर्श करेगा, यानी किससे परामर्श करेगा, राज्य सरकार से। राज्य सरकार परामर्श देगी, नाम सुझाएगी और उस नाम को क्या करेगी, ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में क्या कर देगी, उसको नियुक्त कर देगी। ठीक है, कौन नियुक्त करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। आगे आप देखोगे तो जो निर्वाचक नामावली है उसकी तैयारी के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उचित समझे ऐसे व्यक्तियों को क्या कर सकता है, नियोजित कर सकता है। यानी निर्वाचक नामावली बनाने का जो कार्य है, जो मुख्य रूप से जो कर्तव्य है वो किसको दिया गया है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को। और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी है उचित समझे उन व्यक्तियों को, इसको जो लगता है कि भाई कार्य पूरा टाइम पे करवाना है, ये कार्य करवाना है, इस तरीके से करवाना है, तो इसके लिए जिस कर्मचारी को ये नियुक्त करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं, जो ये उचित समझे उन व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं, उनको नियोजित कर सकते हैं इस कार्य के लिए। अब साथियों आप ध्यान देना, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी होता है उसकी सहायता के लिए भी एक अन्य अधिकारी होता है जिसका नाम होता है सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। तो आप ये ध्यान रखिएगा साथियों कि निर्वाचक जो नामावली है उसको प्रकाशित करने के लिए कौन सा अधिकारी होता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी होता है उसके अंडर में एक और अधिकारी होता है जिसका नाम होता है सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ये सहायक जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो होता है किसकी सहायता के लिए होता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए ही होता है। साथियों इसमें मेन इंपोर्टेंट बात ध्यान देखना कि ये जो सहायक निर्वाचक जो रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी होता है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, निर्वाचन आयोग ही करेगा। और किसकी सहायता के लिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए। तो प्रश्न अक्सर बन सकता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। अगर आपको कहा जाए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसकी नियुक्ति करेगा तो वो गलत होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की, तो राज्य निर्वाचन आयोग ही इसकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। और किसकी सहायता के लिए करेगा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए, कार्य में सहायता हो इसलिए इसकी नियुक्ति की जाती है। इसके आगे देखते हैं हम, तो मेन इंपोर्टेंट इसमें आप देखना, यहां पर जो भी मैंने लिखा है ना ठीक है, र अधिकारी, तो देखिए ये सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं।
तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अधीन या उसके नियंत्रण में कार्य करेगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है। जो हम धारा 13 पढ़ रहे हैं उसी में ये क्या है, सारी सब धाराएं हैं। और इन सब धाराओं को, उपधाराओं को आपको याद रखने का मतलब उनको नंबर याद रखने का, इनको रटने की इतनी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि धारा 13 में क्या क्या प्रावधान है। तो धारा 13 में प्रावधान है निर्वाचक नामावली का। धारा 13 में प्रावधान आपको मिल रहा है कि जो निर्वाचक नामावली होगा उसको प्रकाशित करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा। धारा 13 में ही प्रावधान है कि इसकी सहायता के लिए एक सहायक निर्वाचक जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है वो होगा। और ये जो सहायक निर्वाचक जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अंडरटेकिंग में ही, उसके अधीन ही क्या करेगा, कार्य करेगा। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण होने का हकदार कौन होगा, यानी जो वोटर लिस्ट बन रही है उस वोटर लिस्ट में किसका नाम आएगा या फिर उस वोटर लिस्ट में कौन हो सकता है, कौन इसका हकदार होगा इस वोटर लिस्ट में। इस जो निर्वाचक नामावली है उसमें उस जिसका व्यक्ति का नाम ऐड हो रहा है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि जो धारा 14 है तो धारा 14 के उपबंधों के अध्ययन ही, यानी धारा 14 है उसके उपबंधों के अध्ययन क्या होता है कि निर्वाचक नामावली में किसी का नाम क्या होता है, एंटर होता है। अब धारा 14 इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आप इस धारा 14 को अगर मैं सिंपल वे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो धारा जो 14 है वो किससे संबंधित है, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरताएं, यानी किसका नाम निर्वाचक नामावली में नहीं होगा उस बातों को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, निर्वाचक नामावली में किसी का नाम ऐड करना है। और किसी का नाम उस निर्वाचक नामावली में आएगा तो ये धारा जो 14 है कि भाई जो धारा 14 में जो निहरताएं बताई गई है उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके अध्ययन, उसके मतलब अंतर्गत जो बातें लिखी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, जो 14 में उपबंध दिए हुए उनको ध्यान में रखते हुए, किस व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में नाम होगा, कौन इसके लिए हकदार होगा। तो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा ये 2 पॉइंट कि 18 वर्ष जो ज्यादा उम्र है, यानी किसी भी व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष से उम्र ज्यादा होनी चाहिए। यानी साथियों जिसकी उम्र 18 से कम है उसका निर्वाचक नामावली में नाम नहीं आएगा। ये सिंपल सा एक इसमें पॉइंट है। सेकंड नंबर पॉइंट है कि किसी भी वार्ड का वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए। अब किसी भी वार्ड का मामूली तौर पे निवासी होना चाहिए, तो ये मामूली तौर पे निवासी क्या होता है, यानी सीधी सी बात है वो उस वार्ड का रहने वाला होना चाहिए। अब इस जो मामूली तौर पर जो निवासी है उसके अंतर्गत इसको मैं स्पष्टीकरण के आधार पे बताऊंगा कि जो मामूली तौर पर जो निवासी है उसका मतलब क्या होता है, या फिर इसके अंदर हमको किन चीजों को समझना चाहिए और किन चीजों को छोड़ना चाहिए, ये पूरा का पूरा इसमें हम देखेंगे। तो मामूली तौर पर निवासी का मैं स्पष्टीकरण देता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला मतलब तो आप इसको ये समझना, क्या चीजें आप इसमें ध्यान रखोगे जो मामूली तौर पर निवासी है उससे संबंधित। तो देखिए, वार्ड में गृह पर स्वामित्व या कब्जा, अगर किसी व्यक्ति यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी वार्ड में घर है या फिर मतलब उसका खुद का घर है या फिर उसका कोई ऐसा जगह है जिस पर उसका कब्जा है या फिर सीधी सी बात है उसके नाम का मकान है, उसका उसमें स्वामित्व है। तो अगर ऐसा कोई मतलब व्यक्ति है जिसका किसी वार्ड में कोई घर है तो क्या वो उसका मामूली तौर पर निवासी माना जाएगा। तो बात यहाँ पर ध्यान देना साथियों, अगर किसी वार्ड में सिर्फ घर है और उस घर का वो स्वामी है, उसका स्वामित्व उसके पास है, तो यह न समझा जाए कि वह उस वार्ड का मामूली तौर पर निवासी है। इस बात का ध्यान देना है। अगर कोई कह दे कि भाई मेरा इस वार्ड में मेरा मकान है, मेरा इस वार्ड में घर है, ठीक है, मैं इसका स्वामित्व रखता हूं, तो सिर्फ इस बात के आधार पर आप उसको वहां का मामूली तौर पर निवासी नहीं समझोगे। ये इसमें एक स्पष्टीकरण कहा गया है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो जैसे मान लो कि किसी का मकान है, निवास है, कोई निवास स्थान से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित है, ठीक है, मामूली तौर पर निवासी यानी सीधी सी बात है वो उस वार्ड में रह रहा है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी का मकान है लेकिन वो क्या है वहां पर अस्थायी तौर से अनुपस्थित है, अस्थायी तौर पे अनुपस्थित है,
तो इसका मतलब ये हो सकता है, जैसे अस्थायी तौर पे अनुपस्थित का मतलब हो गया चिकित्सा के आधार पर। जैसे मान लो कि कोई किसी कारणवश कहीं बाहर जाके रह रहा है, ठीक है, और व्यापार धंधे की वजह से कहीं बाहर जाके रह रहा है, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि भाई वो यहाँ रहता नहीं, व्यापार की वजह से बाहर है या फिर बीमारी की वजह से बाहर है, ठीक है। तो या फिर कोई जैसे मान लो कि पढ़ने की वजह से बाहर चला गया है, तो अपना मकान छोड़ के गया, अपना घर छोड़ के गया है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि वो यहाँ नहीं रहता इसलिए वो यहाँ का मामूली तौर पर निवासी नहीं है, आप उसको ऐसा नहीं कह सकते। यानी अगर कोई निवास स्थान से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित है तो यह नहीं समझा जाएगा कि वह वहां का मामूली तौर पर निवासी नहीं है। तो सीधी सी बात है कि कोई किसी वार्ड में रहता है लेकिन वो किसी कारणवश बाहर चला गया है, तो आप इसको ऐसा नहीं कहोगे कि वो वहां का मामूली तौर पर निवासी नहीं है। मान लीजिए कि उस वार्ड में उसका नाम है, उस वोटर लिस्ट में उसका नाम है, लेकिन कोई उसको चैलेंज करता है कि सर ये यहाँ पर रहता ही नहीं है, तो बॉम्बे कमाता है, बॉम्बे ही रह रहा है, लेकिन उसका मकान यहाँ पर है, ये पहले से यहाँ रहता था, यहाँ पर उसके वोटर लिस्ट में राशन कार्ड मतलब राशन कार्ड में यहाँ पर इसका नाम है, वोटर लिस्ट में इसका यहाँ पर नाम है, और अब वो बाहर रह रहा है, तो आप इसको ऐसे नहीं कहोगे कि वो यहाँ का मामूली तौर पर निवासी नहीं है इसलिए उसका नाम हटा दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें नगरपालिका अधिनियम में स्पष्ट की गई है कि मामूली तौर पर निवास में क्या क्या कंडीशन हो सकती है जिसको हमको समझना है, ठीक है, और किन चीजों को हमको रखना है और किन चीजों को छोड़ना है। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखोगे तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है, अब जैसे मैंने बताया कि कोई अपने मकान से अनुपस्थित है, ठीक है, जैसे यहां से कोई व्यक्ति बॉम्बे कमाने गया या फिर यहां से कोई व्यक्ति किसी बीमारी की वजह से बाहर चला गया और अस्थायी तौर पे उसको वहीं पर रहना पड़ रहा है, वो वहीं पर रह रहा है, जैसे मान लो बॉम्बे, अहमदाबाद, वो कहीं पर बीमारी के कारण वहां पर इलाज करवाने के लिए रह रहे हैं। तो साथियों ध्यान देना, जैसे चिकित्सा के लिए क्या है, कोई पूर्णतः बाहर रह रहा है, ठीक है, तो वो जाके क्या कर रहा है, चिकित्सा की वजह से कोई बाहर रह रहा है, जैसे मान लो इस एरिया में कोई मेडिसिन के लिए या फिर चिकित्सा के लिए क्या यहाँ आके रह रहा है। दूसरा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई हॉस्टल है और उस हॉस्टल में कुछ लड़के क्या है, पढ़ाई के लिए यहाँ आकर रह रहे हैं, कोई अपने बिजनेस के लिए किसी होटल में रह रहा है, मान लो 1 साल 2 साल के लिए होटल में या फिर किसी गेस्ट हाउस में उसने कमरा बुक करवा दिया, 2 साल 4 साल, अब जहां तक उसकी कंपनी का काम है वो यहीं पे रहेगा, ठीक है। या फिर कोई स्टूडेंट किसी छात्रावास में रह रहा है, जब तक उसकी नौकरी नहीं लगे वो यहाँ पर तैयारी करने के लिए रह रहा है, ठीक है। या फिर ये होगा कि जैसे मान लो कि वो कारागार या विविध अभिरक्षा में उसको निरुद्ध किया गया है, किसी कारण उसको नजरबंदी में उसको यहाँ पर किसी मकान में रखा गया या फिर वो जेल में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो जहां पर है इसलिए उसको वहां का मूल तौर पर निवासी माना जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यह ना समझा जाए कि वह वहां का निवासी है, तो सिर्फ कोई अध्ययन के लिए रह रहा है, कोई मेडिसिन के लिए रह रहा है, किसी को मतलब विविध अभिरक्षा या फिर कारागार की वजह से निरुद्ध किया गया, रोक के रखा गया, कहीं पर रखा गया, तो इसलिए उसको आप नहीं कहोगे कि वो यहाँ पर क्या हो गया, स्थायी रूप से निवासी हो गया या मामूली तौर का निवासी हो गया। तो इस बात का भी हमको ध्यान देना है। यानी किसी वार्ड से कोई बाहर चला जाए तो आप उसको ऐसा नहीं कहोगे कि वो इस वार्ड का मूल निवासी नहीं है, या फिर कोई किसी वार्ड से बाहर चला गया और वहां पर रह रहा है, तो जहां पर रह रहा है वहां पर उसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई ये यहाँ पर धंधे की वजह से रह रहा है, स्टडी की वजह से रह रहा है इसलिए ये यहाँ का निवासी हो गया, तो ये भी बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया है कि कोई भी एमएलए एमपी जो विधानसभा सदस्य है या फिर जो लोकसभा सदस्य है, ठीक है। अब देखिए जैसे विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य, जब उनका मतलब जब वो इलेक्शन में जीते हैं, वो एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो किसी न किसी वार्ड में तो निर्वाचित नामावली में उनका नाम होगा, तो जब वो इलेक्शन जीते हैं तो उस समय उनका नाम जहां पर जिस वार्ड में चल रहा था, ठीक है, उस वहां के वो वार्ड के निवासी है, मूल तौर पर वहां के निवासी है, लेकिन मान लो कि वो जीत गए हैं और जीतने की वजह से मान लो कि भाई वो किसी और क्षेत्र से जीते हैं, तो जीतने की वजह से अपने कर्तव्य पालन के लिए वो अपने वार्ड में नहीं रह रहे हैं। यानी कर्तव्य पालन के लिए वार्ड में नहीं रह रहे, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो उनका क्षेत्र तो बड़ा है और कर्तव्य पालन के लिए वो किसी और जगह रह के अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो जो एमएलए एमपीज वगैरह है अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने वार्ड में नहीं रह रहे हैं, अपने वार्ड को उन्होंने लगभग छोड़ सा दिया है, बाहर रह रहे हैं अपने कर्तव्य पालन की वजह से, तो आप उसको यह ना समझा जाए कि वह वहां के निवासी नहीं है, यानी ये नहीं समझा जाए कि वो वहां के निवासी नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन सारी की सारी हमने चर्चाएं की है कि कौन मामूली तौर पर निवासी हो सकता है और कौन मामूली तौर पर निवासी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए साथियों, जो धारा 13 है, तो जब हम धारा 13 को नगरपालिका अधिनियम के अंदर पढ़ते हैं तो अक्सर क्या है, यहाँ पर एक शब्द आते हैं
अहर्ता की तारीख से। ये अहर्ता की तारीख से इसका मतलब क्या है? तो जहां पर भी अहर्ता की तारीख से शब्द आए, यानी अहर्ता की तारीख से अभिप्रेत क्या है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो निर्वाचक नामावली तैयार होने वाला जो वर्ष है, उसकी जनवरी की जो पहले तारीख होती है, जनवरी का जो पहला दिन होता है, उसी से मतलब होता है अहर्ता की तारीख। ठीक है, तो निर्वाचक नामावली, और निर्वाचक नामावली जिस वर्ष में तैयार हो रही है, उस वर्ष का जो जनवरी का महीना है, उस जनवरी के महीने की जो पहली मतलब जो पहला दिन होता है या जो पहली तारीख है, उसका जो पहला दिन होता है, वही क्या है, अहर्ता की तारीख मानी जाती है। यानी 1 जनवरी को क्या माना जाएगा, अहर्ता की तारीख माना जाएगा। ये याद रखना, कौन सी है, 1 जनवरी को क्या माना जाएगा, अहर्ता की तारीख माना जाएगा। यानी ये वर्ड कहीं आता है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि धारा 13 के अंतर्गत अहर्ता की तारीख से क्या अभिप्रेत है, और उसके नीचे 4 ऑप्शन आपको मिल जाए, 1 जनवरी, 25 मार्च, 30 अप्रैल, 4 जनवरी। तो इस प्रकार आपको जो प्रश्न में जो तारीखें मिली है, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 जनवरी उसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट साथियों देखना, कोई व्यक्ति, अब एक और कंडीशन है इस धारा 13 में, अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में रजिस्ट्रीकृत होता है तो वो भी एक तरीके से गलत है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में रजिस्ट्रीकृत नहीं हो सकता, यानी एक से अधिक वार्डों में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है, ये भी याद रखना है, ये भी इसी में बताया गया है, किसमें, धारा 13 में ही बताया गया है कि किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का एक निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार नाम भी नहीं हो सकता। यानी एक ही वोटर लिस्ट में, एक वार्ड की जो वोटर लिस्ट में है, उस व्यक्ति का नाम 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो वो भी क्या है, गलत है। अगर किसी व्यक्ति को मतलब एक व्यक्ति है और उसी को एक से अधिक वार्डों में निर्वाचक नामावली में नामांकित कर दिया गया या उसको सम्मिलित कर दिया गया, तो वो भी गलत है। तो ये स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में रजिस्ट्रीकृत नहीं हो सकता, या फिर एक निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार उसको क्या है, रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट कहा गया है धारा 13 में। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे मेन इंपोर्टेंट हमने जैसे देखा था, धारा 13 में निर्वाचक नामावली में कौन हकदार होता है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो धारा 14 है उसका भी ध्यान रखना है। और धारा 14 में क्या कहा गया है, धारा 14 में कहा गया है कि जो निर्वाचक नामावली में अगर हम रजिस्ट्रीकरण कर रहे हैं, तो उसके लिए किस व्यक्ति की क्या निहरताएं हो सकती है, यानी किस व्यक्ति के लिए, मतलब किस व्यक्ति को मतलब निर्वाचक नामावली में नहीं रख सकते या निर्वाचक नामावली में उसका नाम नहीं आ सकता। तो ये इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, तो भारत का नागरिक नहीं है, वो निर्वाचक नामावली में उसका नाम हम सम्मिलित नहीं कर सकते। दूसरा, विकृतचित घोषित कर दिया गया, यानी पागल घोषित कर दिया गया। ठीक है, और सक्षम न्यायालय द्वारा, सक्षम न्यायालय ने यह भी मान लिया है कि ये क्या है, विकृतचित है। ठीक है, इसकी दिमागी स्थिति सही नहीं है। तो जो विकृतचित है उसको भी क्या है, निर्वाचक नामावली में ऐड नहीं करेंगे। यानी हम इसको सिंपल सा सीधा सा समझ सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति किसी वार्ड में है जो विकृतचित है और न्यायालय द्वारा घोषित किया जा चुका है कि ये विकृतचित है या पागल है, तो क्या वो पागल जाके वोट दे सकता है? क्या उस पागल का हम वोटर लिस्ट में नाम लिख सकते हैं? तो साथियों नहीं लिख सकते। ये निहरता है कि भाई अगर कोई विकृतचित है तो उसको हम क्या वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं चढ़ा सकते। नेक्स्ट साथियों देखना, अगर कोई भ्रष्ट आचरण के कारण, कोई न कोई उस भ्रष्ट आचरण है, उस भ्रष्ट आचरण के कारण या कोई अन्य अपराध है, उस अन्य अपराध के कारण, ठीक है, तो भ्रष्ट आचरणों या अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निर्हर्तित कर दिया जाए, यानी किसी व्यक्ति को या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे क्या कर दिया गया, भ्रष्ट आचरणों के कारण, अन्य अपराधों के कारण कोर्ट ने क्या कर दिया, या फिर उसको क्या है, मतदान के लिए क्या कर दिया गया है, मतलब निर्हित कर दिया गया है, यानी वो मतदान नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति का वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं जोड़ना है। यानी इलेक्शन के टाइम वोटर लिस्ट से उसका नाम हट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भ्रष्ट आचरणों या फिर अन्य अपराधों के कारण क्या है, मतदान नहीं करने की उसके ऊपर बाउंडेशन लगा दी गई है। नेक्स्ट अगर हम देखो साथियों, अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो 100% सीधी सी बात है, उसको आप बिल्कुल वोटर लिस्ट में ऐड करोगे ही नहीं। दूसरा, अगर साथियों कोई पागल है तो उसको वोटर लिस्ट में ऐड करना ही नहीं है, निर्वाचक नामावली उसका नाम आएगा ही नहीं। अगर कोई भ्रष्ट आचरण के कारण उसको वोट देने से उसको क्या है, बाउंड किया गया है, तो साथियों ये हो सकता है कि उसको क्या है, वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं जोड़ना है। लेकिन
साथियों, भ्रष्ट आचरण के कारण अगर किसी को बाउंड कर दिया गया है तो तत्काल उसका नाम क्या करना है, आपको वोटर लिस्ट से काट देना है, यानी वोटर लिस्ट से उसका नाम तत्काल क्या कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन आप देखना, इधर ध्यान देना, किसकी वजह से, भ्रष्ट आचरण के वजह से, कोई अन्य अपराध है उसकी वजह से, किसी लॉ के कारण, किसी कानून के कारण क्या है, उसको क्या है, मतदान के लिए अवैध घोषित किया है, बाउंड कर दिया गया है, तो सीधी सी बात है तत्काल उसको वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाना है। लेकिन अगर उस पर वो जो भ्रष्ट आचरण है, अन्य अपराध है, उससे संबंधित जो भी उसके ऊपर आरोप लगे हैं वो सारे के सारे हट जाए, या फिर जो भी उस पे मतलब मतदान नहीं करने की जो बाउंडेशन लगाई थी वो उसके ऊपर से हट जाए, तो तत्काल वापस क्या है, उसका नाम जोड़ा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात, उक्त निर्भरता हटा दी जाए, यानी जो ये निर्भरता थी उसको अगर हटा दिया जाए तो व्यक्ति का नाम क्या है, पुनः तत्काल प्रविष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये एक ऐसी निर्भरता है या फिर एक ऐसी कंडीशन है कि भाई इस कंडीशन की वजह से अगर उसको नाम काटा जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन हट जाएगी तो वापस उसका नाम क्या है, जुड़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात देखी हमने 14 नंबर धारा में। और 14 नंबर धारा किससे संबंधित है, 14 नंबर धारा निर्वाचक नामावली की निर्भरताओं से संबंधित है, यानी किसी व्यक्ति को अगर निर्वाचक नामावली में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ये कंडीशन पूरी की पूरी इसमें बताई गई है कि किस कंडीशन की वजह से उसको हम मतलब वोटर लिस्ट में या फिर निर्वाचक नामावली में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिथ्या घोषणा, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और प्रश्न है कि मिथ्या घोषणा, निर्वाचक नामावली से संबंधित मिथ्या घोषणा को कौन सी धारा में बताया गया है, तो मिथ्या घोषणा से संबंधित जो भी डाटा दिया हुआ वो कौन सी धारा में, धारा नंबर 15 में दिया गया है। अब धारा नंबर 15 आपको मिथ्या घोषणा से संबंधित जानकारी देती है। मिथ्या घोषणा से मतलब ये हुआ कि आप निर्वाचक नामावली जो है उस निर्वाचक नामावली पर प्रश्न उठाते हो, आप उस निर्वाचक नामावली को गलत बताते हो, उसमें कोई किसी व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है, और या फिर कहे कि किसी व्यक्ति का वहां से नाम हटाया गया है, किसी व्यक्ति को ऐड किया गया है, किसी को हटाया गया है, आप इस चीज पर प्रश्न उठाते हो, आप उस निर्वाचक नामावली पर प्रश्न उठाते हो। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया वो राजनीतिक रूप से उठाया गया कदम है और शायद आपने उसको गलत तरीके से पेश किया, मिथ्या है, वो जो आपने सूचना दी है, आप जो घोषणा कर रहे हो वो गलत है। और अगर इस तरीके से आप करते हो कि निर्वाचक नामावली से संबंधित किसी भी डाटा से आप क्या करते हो, घोषणा के तौर पे उसको कहते हो, उसको गलत ठहराने की बात करते हो, लेकिन आपके द्वारा जो घोषणा की गई है वही गलत है, तो यानी उसको कहेंगे हम मिथ्या घोषणा। और ऐसी अगर मिथ्या घोषणा होती है और अगर वो पाई जाती है कि भाई इसने मुख्य घोषणा तो की है लेकिन वो मिथ्या है, तो इस पे क्या है, आपको कारावास भी हो सकता है, इससे आपको क्या है, जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। साथियों, तो मिथ्या घोषणा की अगर मैं बात करूं तो यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि पर प्रश्न उठाता है, या फिर निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि है जिसको सम्मिलित किया गया है, अपवर्जित किया गया है, यानी किसी नाम को जोड़ा गया है या फिर हटाया गया है, ठीक है, इन दोनों कंडीशनों पर वो क्या है, कथन के रूप में या लिखित रूप में क्या करता है, घोषणा देता है, ठीक है, उसको चैलेंज करता है। लेकिन जो घोषणा करता है वो क्या है, मिथ्या है, यानी झूठी है। तो ऐसी जो मिथ्या घोषणा है अगर कोई करता है तो उसके लिए जो प्रावधान है वो 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितना है साथियों, 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और जो जुर्माना है वो 2000 से लेके 5000, यानी कम से कम 2000 और मैक्सिमम 5000 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें हम, तो मेन इंपॉर्टेंट जो धारा है इसके आगे और आप देखोगे तो वो है धारा नंबर 16। और धारा नंबर जो 16 है वो किससे संबंधित है, अगर हम इसको देखें तो जो धारा नंबर 16 है वो संबंधित है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से। तो ये डायरेक्टली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संबंधित धारा कौन सी है, धारा नंबर 16। इसी प्रकार अगर आप देखोगे धारा नंबर 17, तो धारा नंबर जो 17 है वो जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित है। किससे संबंधित है, जिला निर्वाचन अधिकारी से। धारा नंबर 16 किससे संबंधित है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से। तो ये दोनों धाराएं डायरेक्टली हमको याद कर दिए, इसमें इतना ज्यादा दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीधा इसको इस तौर पे याद रख सकते हो कि 16 नंबर धारा है वो किससे संबंधित है और 17 नंबर जो धारा है वो किससे संबंधित है। 16 नंबर धारा आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संबंधित है, 17 नंबर धारा जो है वो आपके जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और डाटा हम देखते हैं। तो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति किसके परामर्श पर होगी, राज्य सरकार के परामर्श पर होगी, यानी राज्य सरकार परामर्श देगी, एक अधिकारी का नाम देगी
और उसके परामर्श पर राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, उसकी नियुक्ति करेगा, उसको क्या करेगा, नाम निर्दिष्ट करेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर। इस मुख्य निर्वाचन अधिकारी की कार्य क्या क्या होंगे साथियों? तो देखो, जो निर्वाचक नामावली है, जो निर्वाचक नामावली किसी भी इलेक्शन की, निर्वाचन की सबसे मेन कड़ी होती है, सबसे महत्वपूर्ण मतलब जो पॉइंट होता है वो निर्वाचक नामावली है। यानी निर्वाचक नामावली जो है उसकी तैयारी, पुनरीक्षण, पर्यवेक्षण, ये सारी की सारी मेन जिम्मेदारी किसकी होगी? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। नेक्स्ट अगर देखें तो जितने भी इलेक्शन होंगे नगर पालिकाओं से संबंधित, उनका पर्यवेक्षण, उनका पूरा का पूरा संचालन करवाने की भी जिम्मेदारी किसकी होगी? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। यानी इलेक्शन में राज्य निर्वाचन आयोग और उसका मुख्य जो अधिकारी है, मेन अधिकारी है, वो कौन होगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो धारा नंबर 17 कहती है, क्या कहती है कि जो मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी होगा उसके अधीन एक और अधिकारी होगा जिसको कहते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी। ये प्रत्येक जिले में एक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कहां पर? प्रत्येक जिले में एक होगा। और सामान्यतः जो जिला कलेक्टर होते हैं, जो जिलाधीश होते हैं, वही क्या होते हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। अब यहाँ ध्यान देखना साथियों, ध्यान से देखना इसको कि प्रत्येक जो जिला है उसमें एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, लेकिन क्या जो राज्य निर्वाचन आयोग अगर चाहे तो एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी क्या कर सकती है? नाम निर्दिष्ट कर सकती है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग को लगे कि ये कार्य एक जिला निर्वाचन अधिकारी नहीं कर सकती तो क्या कर सकते हैं? वो एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है एक ही जिले में। अब एक ही जिले में जब एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त किया गया तो राज्य निर्वाचन आयोग फिर क्या करेगा? उनके लिए अलग अलग जो क्षेत्र है उसको भी बांटेगा। अलग अलग क्षेत्र बांटने का काम भी राज्य निर्वाचन आयोग करेगा कि भाई इस क्षेत्र में है ये जिला निर्वाचन अधिकारी कार्य करेगा, इस क्षेत्र में ये जिला निर्वाचन अधिकारी कार्य करेगा। नेक्स्ट अगर हम आप इसमें देखें कि भाई जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उसके मुख्य काम क्या है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी के जैसे तो आप देखोगे ये जो मेन काम है उसके किसके होते हैं? जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी के। और उसके अंतर्गत जो काम करता है जिला निर्वाचन अधिकारी, तो ये जो भी काम देगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसको करना है, ठीक है, क्योंकि ये किसके अंडर में है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के। तो मेन बात क्या है? सीधी सी बात है कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ये अधीन या अधीन होता है और इसके अधीन नगर पालिका के निर्वाचन का कार्य करवाना या फिर ये जो भी ऑर्डर दे उसको फॉलो करते हुए निर्वाचन का काम करवाने का काम किसका है? जो आपके जिला निर्वाचन अधिकारी है इसका है। साथियों पॉइंट क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग व यहाँ पर साथियों लिखना मुख्य, क्या है? मुख्य। तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उसका काम क्या रहेगा कि जो भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी है या फिर जो राज्य निर्वाचन आयोग है जो भी इसको काम देंगे वो काम इनको करना है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी को क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौंपे गए सारे कृत्यों को क्या करना है? पालन करना है। तो मेन बात हो गई कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो कौन सी धारा के अंतर्गत है, जिला निर्वाचन अधिकारी है वो कौन सी धारा के अंतर्गत है, जिला निर्वाचन अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? एक, लेकिन जरूरत पड़े तो एक से अधिक भी हो सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की संख्या कितनी होती है? एक। कौन इसको मतलब नियुक्त करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। किसके परामर्श पर? राज्य सरकार के परामर्श पर इसको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में आपने यहाँ पर देखा है।